में सर एक डाउट था कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है उसको उसी वायर को हम फोल्ड करके मतलब ऐसे फोल्ड के रखते हैं एक्चुअल में। हाँ, फोल्ड करके रखते हैं। देखो भाई समझो, मतलब सर तो बाद में मतलब उन्होंने नया सिलेबस कर दिया है तो आपसे क्या किया है टर्म 1 के लिए? हाँ, जो टर्म 1 का एग्जाम होगा। अरे भाई अभी होने दो, अभी चलने दो। टर्म 1 होगा तो बुक 1 होगा। मेरे हिसाब से 50% बुक 1 होता है, 50% बुक 2 होता है, तो बुक 1 होगा। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? तब तक तो सिलेबस तुम्हारा ख़त्म कर दूंगा मैं, नवंबर तक तो पूरा ही सिलेबस कर देंगे, बुक 1 बुक 2। एक्चुअली में अगर तुम बुक 2 नहीं करोगे ना पहले तो फंस भी जाओगे, क्योंकि दूसरे टर्म में तो 2 मंथ का टाइम ही है, उसमें तो रिवीजन करने का मांगता है, उसमें रिवीजन करोगे। और हम लोग तो पहले के हिसाब से चल रहे हैं, तो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, 10 नवंबर तक सिलेबस फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 10 नवंबर से एग्ज़ाम होगा तो ठीक है भाई, 2 चैप्टर बचा के रख लेंगे, और क्या करेंगे, 2 चैप्टर लास्ट के बचा के रख लेंगे, 3 चैप्टर चलो बचा के रख लेंगे, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्या भुवनेश, क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं, मैंने नहीं कहा, आदित्य कह रहा है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूसली क्लास लूँगा तो 10 नवंबर 15 नवंबर तक फिनिश हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस पूरा फिजिक्स का। उसके बाद हम लोग एंट्रेंस पे काम चालू करेंगे। मतलब एंट्रेंस का तो अभी बीच में अच्छा हुआ याद आ गया, एंट्रेंस का हम लोगों ने क्लास किया था 1.5 मंथ किया था, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी 3rd चैप्टर में हैं और थोड़ा सा CBSE का सिलेबस पीछे लग रहा है। मतलब अभी 4th चैप्टर में होना चाहिए था, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपका स्पीड अप करूँ। तो एंट्रेंस क्लास को थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए साइड भी रख सकते हैं, तो थोड़ा स्पीड अप हो जाए, उसके बाद एंट्रेंस क्लास हम लोग ले लेंगे, क्योंकि एंट्रेंस क्लास के लिए सिलेबस के बाद बहुत टाइम रहेगा। और अभी साथ साथ चलने से ना क्या फोकस जो है स्टूडेंट का दोनों तरफ हो जाता है कि इंट्रेंस वाला भी टॉपिक करने हैं, 11th के भी करने हैं, इधर भी करने हैं। तो थोड़ा स्पीड अप करने के लिए 1-2 महीना पॉज लगा करके रख रहे हैं। और मैं ये चैप्टर जैसे ही पोटेंशियोमीटर ख़त्म होगा, ये चैप्टर भी ख़त्म होगा, मतलब 2 क्लास मैक्सिमम और मैं कैपेसिटर के डाउट डिस्कस करने हैं और इसके करंट के भी और डाउट डिस्कस करूँगा। पोटेंशियोमीटर आज मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, तो 2 क्लास के बाद एक टेस्ट भी होगा आपका, चैप्टर 1, 2, 3 का टेस्ट रखूँगा मैं, तो एक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आपके वीक में 4 क्लास लगें, एक संडे भी लग जाए, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए 2 मंथ में, ताकि आप सिलेबस के मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि हम लोग समझ के रखे हैं, बस हमें रिवीजन करते रहना है, जब एग्ज़ाम लेना हो ले लें। और आप में से लोग चाहेंगे, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो कह रहा है, वैसे तो हमारा कंटिन्यूस क्लास चले तो 10-15 नवंबर तक पूरा फिनिश हो जाएंगे। बट इफ़ यू एक्सपीरियंस सम प्रेशर कि अक्टूबर आ गया, अब बोर्ड का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ में बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर ऐसा आपको लगे तो मैं अक्टूबर 15 को ही ब्रेक लगा लूँगा, 2-3 चैप्टर बचे रहेंगे, 2 चैप्टर बचे रहेंगे, 10 ही अक्टूबर को ब्रेक लगा दूँगा, 2-3 चैप्टर बुक 2 के बचे रहेंगे। तब तक तो सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में बुक 1 ही रहेगा, ठीक है। कुछ सारे लोग बुक 1 ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए बुक 1 ही रहेगा, बुक 2 कोई पढ़ाता थोड़ी है स्टार्टिंग में। तो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अपने आप को लीड तो लेकर रखो, क्योंकि आपका नवंबर के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा नए टॉपिक को पढ़ने का। नवंबर में एग्ज़ाम, ठीक है, जेई का एग्ज़ाम जनवरी में, वो ठीक है, फिर बोर्ड का फाइनल 2nd वाला टर्म एग्ज़ाम, तो इस तरह से उधर 1-1 मंथ का गैप रहेगा, उसमें आप कोई नया टॉपिक करके उस पर करना, तो 2-3 चैप्टर रहेंगे तो वो हो सकता है, लेकिन पूरा बुक 2 करना मुश्किल होगा। और ये सारे टीचर, सारे लोग कह रहे हैं कि गैप जो है 2 मंथ का बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, वो बहुत कम गैप है, तो बुक 2 के हिसाब से हो गया अपने। सो बुक 2 का कम से कम हाफ पोर्शन आपको पहले ही कवर करके तैयार रखना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो वैसे कर लिया जाएगा, बाद की बात है। आप चाहोगे तो पूरा ही कर देंगे, नवंबर में ही ख़त्म कर लेंगे।
जैसे होगा बात की बात है। अभी फ़िलहाल तो बुक 1 फिनिश करने हैं, बुक 1 में थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। देखेंगे सिचुएशन जैसा होगा वैसे चेंज किया जाएगा। फ़िलहाल तो ये है कि हम लोग पोटेंशियोमीटर पे चलें, और 3 क्लास के बाद आपका टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपका टेस्ट आ रहा है, जिसमें मैं चैप्टर 1 भी दूंगा, 2 भी दूंगा, 3 भी दूंगा। कि आप लोगों ने बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको 3 वीडियो भी भेजूंगा। एक वीडियो 2 घंटे का चैप्टर 1 रिवीजन, एक वीडियो चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 रिवाइज्ड, एक ही क्लास में 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। फिर एक वीडियो भेजूंगा तुम्हें वो चैप्टर 3 फिनिश। तो ऐसे रिवीजन वाला वीडियो भेजूंगा, और एक मेमोरी मैप हर चैप्टर का, एक पेज पे सारे कॉन्सेप्ट, एक पेज पे सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर का। तो 3 तुम्हें रिवीजन मैप तीनों चैप्टर के भेज दूंगा, और 3 वीडियो रिवीजन वीडियो, जिससे कि आप एक ही क्लास में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ले सकें। तो ये बहुत हेल्प करेगा, और इसी के बाद आपका टेस्ट लेंगे चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है। फिलहाल आज का फोकस पोटेंशियोमीटर पे रहे, नहीं तो पूरा आज क्लियर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा इसको अकेले लगता है। चलो भाई, तो ऐसा तो कोई नहीं है जो लास्ट क्लास ना किया हो, ऐसा तो कोई नहीं है भाई, बोलो, ऐसा कोई है तो बता दे भाई, जिसने लास्ट क्लास ना किया हो। आदित्य, अर्नव, लास्ट क्लास सबने किया हुआ है ना? नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तनिष्का बोलो, लास्ट क्लास किया हुआ है ना? हाँ भेज दिया, तो किया हुआ तो है ना, किया हुआ है ना तनिष्का? यस सर। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रिकैप तो हो ही जाएगा, बट बिल्कुल नहीं किया हो तो प्रॉब्लम है। चलो देखो भाई, पोटेंशियोमीटर एक सिंपल सा वायर होता है। न्यूमेरिकल पर्पस से और थ्योरी समझने में हम लोग क्या करते हैं, तो ये वायर को ऐसे दिखा देते हैं, ये वायर है, इसके एक टर्मिनल से हमने ड्राइविंग सेल लगाया, दूसरे इधर हम लोगों ने वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाए कॉल्ड रियोस्टैट, और इधर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसको बोला ड्राइविंग सेल, क्योंकि यही मेन पोटेंशियोमीटर के सर्किट में करंट ड्राइव करता है, इसलिए इसका नाम है ड्राइविंग सेल। कैपिटल ई से दिखाते हैं इसको, ठीक है भाई। अब ये वायर पोटेंशियोमीटर का जितना लंबा होगा, जितना ज़्यादा लेंथ का होगा, उतना ही पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब सेंस करने का, छोटे छोटे वोल्टेज को भी ये मेजर कर पाएगा। तो ये सेंसिटिविटी वाला टॉपिक भी शायद आज ही आ जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे, आज ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आज। तो जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा पोटेंशियोमीटर वायर का, उतना ही ज़्यादा ये अपना पर्पस को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा लेंथ रखने के लिए न्यूमेरिकल में और थ्योरी समझने में तो एक वायर रख दिया, समझो कि 1 मीटर के अराउंड। लेकिन अगर ये 400 सेंटीमीटर हो, 600 सेंटीमीटर हो, तो और अच्छा रहेगा। तो कैसे करेंगे ये काम? तो ये ऐसे करते हैं काम भाई। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेटेलिक, और यहाँ से ये ऐसे वायर आया, फिर यहाँ एक मेटेलिक लिया, एक ऐसे वायर आया, फिर यहाँ मेटेलिक है, इसी के अंदर ये स्क्रू के थ्रू घूम के फिर ये वायर ऐसे आया, फिर यहाँ से ये ऐसे गया घूम के, फिर यहाँ से ये ऐसे आया, और फिर यहाँ से ये ऐसे आया, और ये बन गया हमारा। अब इसको एक स्टैंड दे दिया हमने, इसको एक स्टैंड दे दिया। कहाँ भाई रहेगा, ऐसे लटका हुआ थोड़ी रहेगा वायर, तो इसको एक वुडन बोर्ड पे समझो फिक्स किया हुआ है। इसमें नेल लगा करके, ये क्लैंप लगा करके ये मेटेलिक स्ट्रिप फिक्स कर दिया, मेटेलिक स्ट्रिप फिक्स कर दिया, मेटेलिक स्ट्रिप फिक्स कर दिया। अब इसके थ्रू यहाँ पे भी एक मेटेलिक स्ट्रिप है, फिक्स कर दिया। यहाँ पे हम लोग स्क्रू भी रहता है वहाँ पे, वो कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स को। अब इसके थ्रू ये वायर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। कितना हो गया भाई, 1 मीटर, 1 2 3 4 5 6 600 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर का ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। अब कनेक्शन आपको जैसे करना वैसे ही करते हैं भाई, काम सब कुछ वही। एक स्ट्रेट वायर इज रिप्लेस्ड बाय दिस, और ये है पोटेंशियोमीटर। ये ऐसे नहीं होगा रेक्टेंगुलर इस तरह का, ये एक्चुअली में ऐसा दिखेगा, तुम्हें ऐसा दिखेगा, और ये वायर इस तरह से रहेंगे।
जिस तरह से गिटार में होता है वायर, गिटार में, सितार में, वैसे ही ये रहेंगे ऐसे, और यहाँ ऐसे रहेगा बस, और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ रहेगा एक स्केल, एक मीटर स्केल रहेगा, सच डैट कि आपको कहीं किसी का लेंथ मेजर करना हो कि अच्छा भाई यहाँ पे अगर नल पॉइंट मिला है तो ये वाला लेंथ कितना है, तो आप मेजर कर सकते हो। इसके सामने देखो कि इस स्केल में कितना रीडिंग दे रहा है। तो ये है, इतना बड़ा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा इस तरह का, और इसी में 4 बार घुमाया हुआ है इस तरह से करके, और यहाँ इसका एंड है। तो लॉन्ग वायर करने का लैब में ये तरीका है, इसलिए ऐसा पोटेंशियोमीटर बना होता है। जब भी सेंटर खुलेगा तो आप याद दिलाना, आपके क्लासरूम में ही एक साइड में प्रैक्टिकल के सामान रखे हुए हैं, वो आपको दिखा देंगे, प्रैक्टिकल भी करा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा सारा। चलो, तो अभी के लिए मैं इस इतने लंबे वायर को हटा रहा हूँ, और इसको समझने का काम ये वायर ही तो है, और तो कुछ है नहीं, वायर ही है बस। तो इसलिए अब हम लोग स्ट्रेट वायर का काम करेंगे। तो ये स्ट्रेट वायर है, इससे ये PQ वायर है, समझो, पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर है अब यहाँ तक? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई, तो मैंने बताया कि ये मेन सर्किट में करंट को ड्राइव करेगा। मैंने कुछ बताया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस है भाई, यूनिफॉर्म वायर है, इसके जितने पार्ट का रेसिस्टेंस निकालना चाहोगे, मान लो ये इधर L लेंथ के पार्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये P है, और यहाँ पे मान लो J पॉइंट है, तो VPJ जो कि L लेंथ का पार्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये I इंटू R PJ लेंथ वाले वायर का रेसिस्टेंस, तो ये वाला रेसिस्टेंस चाहिए। तो ठीक है भाई, I का वैल्यू तो जो होगा भाई, ड्राइविंग सेल जितना ड्राइव कर दिया I, और इंटू R PJ हो जाएगा रो ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इस पार्ट का डिवाइडेड बाई A, रो L बाई A, तो रो L बाई A होगा भाई। अब यहाँ देखते हो भाई कि करंट जो भी है भाई अपना, एक करंट चल रहा है। अभी इतने पार्ट में देखो पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इतने पार्ट में, चाहे इतने पार्ट में, चाहे इतने पार्ट में, जितने पार्ट में देखो पोटेंशियल डिफरेंस उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो है ही है भाई, फिक्स्ड। तो VPJ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। रो हमारा फिक्स है, I हमारा फिक्स है वायर में, करंट वही है। तो जितने पार्ट में लोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्योंकि हमें लेंथ रीडिंग लेते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है मुझे। तो जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल L लेंथ है, अगर L लेंथ है टोटल PQ वायर का, तो टोटल L लेंथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो कि भाई टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस VPQ है, जो कौन बताएगा भाई, तो ये वोल्ट मीटर एक लगा के रखते हैं पहले से, वो बताता रहता है कितना है VPQ, पोटेंशियल डिफरेंस बताता रहेगा भाई। तो ये है रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर। VPQ क्या है? रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर। ये सब मैं लास्ट क्लास वाला ही रिकैप समझो कर रहा हूँ, रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो सिंस L लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बियर्स दिस मच पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्मॉल L लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VPQ डिवाइडेड बाई ए टोटल लेंथ इनटू द रिक्वायर्ड लेंथ। तो ये जो आएगा यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड हुआ। ये है मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। खैर अभी ये समझे बेसिक प्रिंसिपल कि भाई किसी भी लेंथ में देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि VPQ फिक्स है भाई, लेंथ हमारा फिक्स है, और ये लेंथ जितना रहेगा उसके प्रोपोर्शनल रहेगा ये। तो ये यहाँ भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो PJ के अक्रॉस आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ PJ।
पीजे लेंथ जितना बढ़ा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये क्या था भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सब आपने लिखा होगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पोटेंशियोमीटर ध्यान रहे, बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। ये तो आपको याद आ गया भाई, ये लास्ट क्लास वाली ही बात है, कोई अलग सा नहीं है ये। चलो ये तो वही है। साथ में मैंने बताया था, इसको हटा देता हूँ भाई, अब रिकैप भी हो गया। साथ में मैंने ये बताया था, क्या बताया था भाई, कि जो ड्राइविंग सेल का वैल्यू है, जो ड्राइविंग सेल का वैल्यू है वही हमारा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हमारा यहाँ 20 वोल्ट है तो इसका मतलब ये 80 वोल्ट पे है, ये PQ 80 वोल्ट पे। तो ठीक है भाई, अगर ये 30 होगा तो ये 70 होगा, दोनों का सम ये होगा। कैसे इस बात को प्रूफ किया था हम लोगों ने भाई? तो KVL लिख करके प्रूफ कर लिया था। ये दोनों ब्रांच को पैरेलल में समझ करके एक समझ लो। यहाँ से चले अगर हम लोग KVL लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ चलते हैं भाई, P से शुरू करते हैं, ऐसे चले तो P से Q पे गए तो VPQ पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है भाई, तो इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हुआ VPQ। यहाँ आएंगे करंट ऐसे चल रहा है भाई, तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I इंटू रियोस्टैट का रेसिस्टेंस IR पोटेंशियल डिफरेंस माइनस EMF इज इक्वल टू 0। पहुँच गए हम लोग P पॉइंट पे, P से चले थे P पॉइंट पे पहुँच गए, ये आ गया। इट मीन्स VPQ जो पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, और प्लस I इंटू रियोस्टैट, IR का मतलब हो गया यहाँ का रियोस्टैट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू EMF। ये भी बताया था मैंने कि EMF 100 वोल्ट है अगर, तो 20 तो 80, 30 तो 70, 50 तो 50, ऐसे करके है। चलो ये बात भी आप समझे KVL से। और क्या बताया था भाई? तो और ये बताया था कि इससे हम लोग कैसे EMF मेजर कर लेते हैं। फर्स्ट यूज बताया था टू मेजर EMF ऑफ ए सेल। कोई एक सेल लाए, ठीक है, सेल लेके आए, नोबिता गया मार्केट में, तो शॉपकीपर को बोला कि भाई सेल दे दो। शॉपकीपर ने पूछा कितने वोल्ट का दे दूं भाई? उसने बोला कि 10 वोल्ट का दे दो एक सेल, हमें काम है भाई, पैसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो 500 रुपीज़ दे दो भाई, 10 वोल्ट का सेल दे दिया। नोबिता जब 500 दे रहा था तो वो स्माइल करता हुआ ले रहा था, ऐसा स्माइल जिसमें लगे कि मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। नोबिता को डाउट हो गया कि शायद ये सेल 10 वोल्ट का बोल के मुझे 9 वोल्ट दे दिया है लगता है, या 8 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया। तो चेक करना है भाई कितना वोल्ट दिया, EMF मेजर करना चाहते हैं उस सेल का। नोबिता ने पोटेंशियोमीटर घर में आकर के सेट किया, मेजर करना शुरू किया, कितना है भाई, कितना पोटेंशियल। तो जिस सेल का EMF निकालना है, कनेक्शन कैसे करना होगा, तो ये सेल है भाई, ये जो सेल है इसका अपना EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक हायर पोटेंशियल साइड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लोअर पोटेंशियल साइड, इधर ये हाई पोटेंशियल साइड, इधर ये लो पोटेंशियल साइड ऑफ द सेल। ठीक है भाई, तो इधर भी देखो करंट ऐसे जाता है भाई, तो ये हाई पोटेंशियल साइड है और इधर लो पोटेंशियल साइड है। तो आपको कनेक्शन कैसे करना है? तो कनेक्शन ऐसे ही करना है भाई, हाई वाले को हाई से कनेक्ट करो, लो वाले को लो से कनेक्ट करो। तो हमने क्या किया कि भाई एक लाए वायर, फ्लेक्सिबल वायर लाए, लैब में मिलता है, वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, कनेक्ट कर दिया हमने। और सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है, ध्यान देना, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको देखा हमने, इसको लगाया गैल्वेनोमीटर से, और इसका दूसरा एंड लूज वायर के थ्रू जॉकी से टच करा करके देखेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। ये बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबल वायर होता है, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड से ये जॉकी के थ्रू टच कराएंगे, यहाँ पूरे में। अब ये अगर ये पोटेंशियोमीटर ऐसे हुआ होता तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ टच करा के देखते नल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं।
यहाँ टच करा के देखे मतलब यहाँ टच करा करके देखे, यहाँ टच करा के देखे मतलब यहाँ टच करा करके देखे। इधर का लेंथ मान लो यहाँ टच कराते हैं तो इधर का लेंथ ये है, तो इधर का लेंथ क्या होगा, तो यहाँ से ये 100, मान लो यहाँ का देखने हैं 200 और इसके सामने देखा तो ये 30 है, यहाँ स्केल बता रहा है 30, तो ये हो गया लेंथ 230। अगर यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाए, इसमें डिफ्लेक्शन 0 मिल जाए तो 230। अगर यहाँ पे मिल जाए तो कैसे काउंट करेंगे भाई, तो P से अगर काउंट करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 300 और ये 400 एंड ये वाला आया मान लो 70 पे, तो 470 हो जाएगा उसका रीडिंग। और यहाँ पे आया तो यहाँ देख लेंगे भाई कितना है। तो ऐसे रखें या ऐसे रखें, हमें एक एंड से देखना है। 100, 200, 300, 400 ऐसे करके 470 ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो रीडिंग लेने में कोई परेशानी नहीं है। रीडिंग लेना कैसे है, तो रीडिंग के पहले कनेक्शन करने हैं। एक वोल्ट मीटर लगा दिया या मीटर लगा दिया, एक की भी लगा देते हैं, जब मर्जी होगा ऑफ करके। मान लो बहुत देर से सर्किट पे काम कर रहे हैं, रीडिंग फीडिंग ले रहे हैं, अब भूख लग गई तो क्या करेंगे, इसको ऑन ऐसे ही छोड़ करके चले जाएंगे उधर से खाना वाना खा के और फिर नींद लेके आएंगे इधर, तब तक अननेसेसरी इसका कंजम्पशन हो रहा है, बेकार है। तो ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे की रखते हैं, की को ऑफ कर दिया, चलेगा भाई, आए ऑन कर दिया, सब में करंट एस्टेब्लिश हो गया। अब करंट यहाँ एस्टेब्लिश हो गया इस वाले सर्किट में, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इस कनेक्शन करने के बाद अब नल पॉइंट ढूंढेंगे। नल पॉइंट ढूंढते हैं, यहाँ पे देखा करंट आ रहा है, यहाँ टच कराया देखा करंट आ रहा है, यहाँ टच कराया करंट आ रहा है, यहाँ टच कराया करंट आ रहा है, यहाँ टच कराया तो करंट नहीं आ रहा। तो यही हो गया हमें नल पॉइंट। और नल पॉइंट जहाँ मिला एक एंड से रीडिंग ले लेंगे, इस एंड से रीडिंग ले लेंगे। कितना लेंथ आया भाई, स्मॉल एल लेंथ आया, तो भाई स्मॉल एल लेंथ आया तो अब हमारा काम खत्म हुआ। ईएमएफ का वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीजे, ये वाला स्मॉल एल, और वो पीजे के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा तो उधर निकाल रखे थे भाई। टोटल एल लेंथ में हमारा वीपीक्यू था एल लेंथ में, तो स्मॉल एल लेंथ में कितना होगा, तो भाई ये होगा। तो इस तरह से ईएमएफ हमारा मेजर हो जाएगा। एक कंफ्यूजन की बात ये रही कि ठीक है भाई, नल पॉइंट मिलने के बाद ये जो एल लेंथ है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ये है, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। इस बात को डिस्कस किया था, फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ये ईएमएफ है। कैसे, तो वो दो तरह से समझते हैं हम लोग। एक तो ये है कि भाई यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तो यहाँ है। अगर P है तो ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, यहाँ तक तो P ही है। इसमें तो बीच में कुछ रेजिस्टेंस सेल तो नहीं आया जो पोटेंशियल डिफरेंस ला दे, इसलिए इलेक्ट्रिकली ये सारे एक ही पॉइंट हैं, एक ही पॉइंट है इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ से करंट ऐसे चला, रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। कितना ड्रॉप टोटल है, 80 वोल्ट है। वो कौन बताया, वोल्ट मीटर बताया भाई। यहाँ से यहाँ का 80 वोल्ट है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ 80 का है तो इसलिए ये अगर मान लो जितना रेजिस्टेंस उसका हाफ रेजिस्टेंस होगा हाफ लेंथ पे, ठीक है भाई। कैपिटल L है तो L/2 पे 40 वोल्ट होगा, उससे हाफ लेंथ पे 20 वोल्ट, उससे हाफ लेंथ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है भाई। तो एक मेथड मैंने ये बताया था कि ये जो भी है VP पोटेंशियल एट P, तो पोटेंशियल एट P से यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि ये ईएमएफ है। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो इस तरह से दिखाए हैं, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ E है, मतलब 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट ज़्यादा है, इधर वाले से 2 वोल्ट ज़्यादा है और इधर वाले से इधर 2 वोल्ट कम है। तो इधर हमारा ये VP है, ये क्या है भाई, तो ये VP पे है, ये VP पे है, तो ये वाला कितने पे होगा भाई, तो VP माइनस EMF पे होगा, VP माइनस EMF। अगर मान लो 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट पे है। अब ये सोचो तुम कि ये वाला गैल्वेनोमीटर और ये मिला दो, समझो एक रेसिस्टेंस सीरीज में, तो ये रेसिस्टेंस में तभी करंट जाएगा जब ये रेसिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट, इसका एक एंड ए और एक एंड ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, तभी करंट होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, जीरो हो, मीन्स दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाए तो करंट जीरो हो जाएगा।
तो ये सोच लो कि ये रेसिस्टेंस का एक एंड तो Vp माइनस EMF पे है, यानी 12 वोल्ट का है तो Vp माइनस 12 वोल्ट पे है। तो इधर भी तो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो Vp माइनस 2 वोल्ट पे है, ये Vp माइनस 4 वोल्ट पे है, Vp माइनस 8 वोल्ट पे है, ये Vp माइनस 10 वोल्ट पे है, Vp माइनस 12 वोल्ट पे है। अरे भाई तो ठीक है, Vp माइनस 12 और इधर भी Vp माइनस 12, तो ये रेसिस्टेंस का दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे कोई करंट नहीं पास करेगा, करंट हो जाएगा 0, नल पॉइंट हमें मिला रहेगा। तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट पे ही तो नल पॉइंट मिलेगा, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, इसका इधर वाला एंड सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, नल पॉइंट मिल जाएगा। तो एक मेथड तो ये है भाई कि जितना ड्रॉप इधर हुआ है उतना ही ड्रॉप इधर होगा और यही दोनों मिलेंगे तो इस कंबाइंड रेजिस्टेंस का दोनों पॉइंट एक पोटेंशियल पे हो जाएगा और करंट नहीं पास करेगा। अगर यहाँ है Vp माइनस 12 और तुम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हो, मान लो यहाँ से कनेक्ट कर देते हो इस पे, तो ये Vp माइनस 5 पे कर दिए, इधर Vp माइनस 5 है, इधर Vp माइनस 12 है, तब तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे आ जाएगा। और अगर मान लो इसको उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे है Vp माइनस मान लो 40, अरे भाई तो Vp माइनस 40 है, इधर तो Vp माइनस 12 है, तो ये हायर हो गया, उधर वाला लोअर हो गया। अगर इसको इधर कनेक्ट कर दो तो Vp माइनस 40 पे कनेक्ट कर दिए, इधर Vp माइनस 12 ही है, तो करंट ऐसे चलेगा भाई, ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में। तो जो गैल्वेनोमीटर में ऐसे करंट में ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाया तो ऐसे वाला करंट में ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जीरो की तरफ नहीं दिखाएगा। लेकिन जब इसको इधर लाओगे तो धीरे धीरे ये कम होगा डिफ्लेक्शन, इसको इधर लाओगे धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पे लाओगे तो जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। तो नल पॉइंट हमें मिल जाए ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि हमें नल पॉइंट मिल जाए। तो ये सब हटाया हमने, नल पॉइंट मिला कहाँ भाई? तो नल पॉइंट हमें मिला है किसी पॉइंट पे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है इस तरह से जॉकी के थ्रू हमने कनेक्ट किया, नल पॉइंट मिल गया। तो एक मेथड तो ये था समझने का भाई कि जो ये EMF है वही ये VPJ है। दूसरा मेथड क्या है? KVL लिख दो इसमें, इस वाले लोअर लूप में KVL लिख दो, तब भी तुम्हें ये पता लग जाएगा। तो KVL लिखा था, KVL फॉर कौन सा भाई? PJMN, KVL फॉर PJNMP, इसके लिए लिख दें। तो ठीक है भाई, इसके लिए लिखोगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ PJ के अक्रॉस, भाई इधर ही करंट जा रहा है तो ड्रॉप तो हुआ, ड्रॉप ही काउंट कर रहे हैं, तो VPJ कुछ ड्रॉप हुआ। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इधर तो करंट नहीं है भाई, नल पॉइंट मिला हुआ है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं है, तो IR नहीं है, IR नहीं है, IR नहीं है। मतलब IR क्या है? I इंटू 0 है, फिर एक और I इंटू ये I ही 0 है तो 0 इंटू RG बोलें गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और 0 इंटू ये स्मॉल r बोलें इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, ये सब तो 0 हो गया। यहाँ आए तो माइनस EMF मिला इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 0 मिला, इट मीन्स ये सब तो 0 0 है भाई, और हमें मिल गया VPJ इज इक्वल टू EMF। तो यहाँ से भी पता लग रहा है KVL लिखने पे कि हाँ भाई VPJ जो है वही EMF है। और VPJ क्या है? हमें यूनिटरी मेथड पता है भाई, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि एनी पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विल बियर प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस नोन है, वोल्टमीटर का रीडिंग L लेंथ में, कैपिटल L लेंथ में, तो स्मॉल L लेंथ में कितना है भाई? तो निकाल लेंगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया है ये समझो। L लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस VPQ रीडिंग L लेंथ का, देयरफॉर स्मॉल L लेंथ का क्या होगा? तो VPQ डिवाइडेड बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल L, यही है अपना EMF यानी कि VPJ। इस तरह से EMF मेजर हो गया। दो मेथड से बताया कि ये VPJ है वही EMF है, चाहे एनालिसिस से समझ लो या KVL लिख के समझ लो। एनालिसिस तो तुम दिखा नहीं पाओगे एग्जाम में, इसलिए एग्जाम में दिखाने के लिए यही है कि KVL लिख दो और दिखा दो कि VPJ ही हमारा EMF है। और EMF यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने निकाल दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, ये तो लास्ट क्लास वाला है, अभी तो कुछ भी मैंने आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तक तो कराया ही था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए। आपने तो बोल दिया कि भाई करके आए हो, फिर भी मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि नहीं भाई लिंकेज बन जाए, करा दिया इसको।
अब देखो इसमें एक नया टर्म समझो। अब ये तो आ गया तुम्हारा EMF टू बी मेजर्ड, फर्स्ट यूज VPJ ये है। इसको VPQ अपॉन L ये है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के यूनिट लेंथ पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस है VPJ। मान लो VPJ है 80 वोल्ट, कितना लेंथ है भाई? 100 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई 100 सेंटीमीटर 80 वोल्ट, तो ये हो गया कितना भाई? 0.8 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 0.8 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब समझे कि यूनिट सेंटीमीटर में 0.8 वोल्ट का ड्रॉप है, यूनिट सेंटीमीटर में 0.8 वोल्ट का ड्रॉप। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और ये कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको निकालने का क्या तरीका है भाई? तो तरीका ये है कि ये वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर रीडिंग VPQ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। VPQ क्या है भाई? तो वो है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस तरह से यह है तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो इसको निकालने का दो तरीका हो गया। चाहे तो तुम क्या करो भाई, तो चाहे तो तुम ये करो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ ये, या कोई बोल दे कि अच्छा भाई इतने दूर में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट है और लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर, तो भाई मैं इससे भी निकाल सकता हूँ। अच्छा 2 वोल्ट है 4 सेंटीमीटर में, तो लिख दूंगा भाई 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इससे भी निकाल लूँगा। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा हमारा रीडिंग दो और पूरा लेंथ दो तभी निकालेंगे। अरे छोटे सा लेंथ दे दो, उसी का पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, तब भी मिल जाएगा। क्लियर है? कई बार ये दिया जाता है कि अच्छा भाई ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है और ये 12 वोल्ट का सेल है और 30 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस्ड है, 30 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है, तो बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर है, किसके लिए? 12 वोल्ट के लिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? अरे भाई तो ये भी तो हो गया कि इतने 30 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट है भाई? 12 वोल्ट है। ये 30 सेंटीमीटर में ये 12 वोल्ट बैलेंस है, मतलब यहाँ भी तो 12 वोल्ट है 30 सेंटीमीटर में, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। इससे डिवाइड कर लोगे कितना मिल जाएगा भाई? 0.4, तो 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए ध्यान देना, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अब पूरा लेंथ दिया रहे। छोटा सा लेंथ, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस या बैलेंसिंग लेंथ एंड EMF जो बैलेंस्ड हुआ है दिया रहे, तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का बड़ा रोल है भाई। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आगे का टॉपिक में देखेंगे, सेंसिटिविटी जब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए समझ गए EMF जो बैलेंस किया है हम लोगों ने, वो EMF कितना है भाई? तो EMF है पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसिंग लेंथ। इसलिए EMF टू बी मेजर्ड जो है वो क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर का मल्टीप्लाइड बाई द बैलेंसिंग लेंथ। बोलो भाई क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है? यस सर। अभी तक न्यू बात क्या बताया? न्यू बात तो यही बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कुछ। ठीक है भाई, तुम लोग ज़रा टाइम पे आया करो भाई। तान्या, तरुण, तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो, थोड़ा टाइम पे आया करो भाई।
ये तो 5-10 मिनट रिवीजन में लग जाता है प्रीवियस क्लास का, इसलिए तुम बच जाते हो, समझ पाते हो। चलो एक और समझ में आया, ये समझ में आया कि हम लोग कैसे मेज़र कर लिए जिस ईएमएफ को मेज़र करना था। अब आपके मन में डाउट आया होगा जो आपने संभाल के रखा होगा अपने मन में, पूछेंगे कभी मौका आएगा, पूछेंगे कभी मौका आएगा, तो अरे भाई तो मौका आ गया। पहला आपका डाउट ये है कि रियोस्टेट क्या कर रहा है यहाँ पे। दूसरा डाउट है कि अगर हम लोग ये 12 वोल्ट का सेल बैलेंस कर रहे हैं, इधर 100 वोल्ट लगा हुआ है, अगर ये 200 वोल्ट का सेल होता तो भी क्या काम करता है ये डाउट। अच्छा भाई, तीसरा डाउट ये हो सकता है कि अच्छा ये अगर 0.2 वोल्ट का हो तब भी क्या ये बैलेंस कर लेगा। अच्छा भाई ये भी डाउट हो सकता है। अच्छा ये अगर मैं उल्टा कर दूं तो हाई को हाई के साथ ना किया, हाई को लो के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ये सब कुछ डाउट वाले पॉइंट्स हैं, एक एक करके सबको देखा जाए तो जाके पक्का पता मिलेगा। और इससे तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से क्यों सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, सेंस करने का टेंडेंसी क्यों ज़्यादा होगा। तो चलो ये बात भी अभी क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम क्यों होना चाहिए। और दूसरी बात कि लेंथ बड़ा से बड़ा क्यों होना चाहिए। आदित्य भुवनेश तुम लोग जो पूछ रहे थे कि ये बड़ा लेंथ, तो ये इसका क्या फ़ायदा है वो भी पता लग जाएगा। चलो इसी पे देखते हैं अभी। तो सबसे पहले रोल ऑफ रियोस्टैट, इसको ज़रा समझा जाए। रोल ऑफ रियोस्टैट, देखो अगर मुझे बैलेंस करना हो ईएमएफ ऑफ अराउंड 90 वोल्ट, 90 है कि 89 है या 91, नोबिता को डाउट हो गया। ठीक है भाई, उसने तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ रियोस्टैट लगा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ वोल्ट मीटर का रीडिंग दे रहा है 80 वोल्ट। वोल्ट मीटर का रीडिंग 80 वोल्ट दे रहा है, इट मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर PQ है इसके अक्रॉस 80 वोल्ट ही है और तुम्हें 90 वोल्ट का मेज़र करना है। तो क्या करोगे, 90 वोल्ट का मेजर करने के लिए तुम अगर यहाँ लगा दिए ना तो तुम्हें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। इफ EMF टू बी बैलेंस्ड इज 90 वोल्ट एंड VPQ जो है हमारा वो 80 वोल्ट है, वो हमारा 80 वोल्ट है। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। देन नो बैलेंस पॉइंट, फिर हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा, खुद सोच के देखो क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा भाई कि ये VP है, ये VP -90 पे पहुंचा दिया, 90 वोल्ट का है तो VP -90 पे पहुंचा दिया। अब इधर VP -90 मिलेगा तब तो इस रेसिस्टेंस का दोनों एक तरफ एक पोटेंशियल पे आएगा और करंट 0 होगा। तो देखो यहाँ पे तो VP -90 है, लेकिन यहाँ क्या है, VP -40 है बीच में, क्योंकि VP -80 है यहाँ, ये इधर 40 इधर 40, तो यहाँ लिखेंगे VP, तो ये VP -20, ये VP -40, तो ये VP -60, ये VP -80, VP -90 कहाँ, इधर तो कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, VP -90 है ही नहीं। मतलब समझो ये VP -90 पे पहुँच गया, VP -90 मतलब यहाँ से 90 वोल्ट कम कर दिया इसने। तो इधर तो भाई कम से कम भी करोगे, ये 10 वोल्ट कम कर रहा है, 20 वोल्ट कम कर रहा है, 40 वोल्ट कम कर रहा है, VP -60 हो रहा है, VP -80 हो रहा है, VP -90 है ही नहीं। जहाँ भी कनेक्ट करो वो मैक्सिमम VP -80 तक करेगा, तो हमेशा तो ये लो ही रह जाएगा। ये VP -80 इससे हायर पोटेंशियल है, VP -40 इससे हायर पोटेंशियल है, मीन्स हमेशा करंट ऐसे चलेगा इसमें, इस वाले में, क्योंकि ये रेसिस्टेंस इधर हमारा हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। ये 90 वोल्ट जो इतना डाउन कर दिया ना, उतना डाउन तो यहाँ हो ही नहीं रहा, पूरे वायर में घूम जाओ डाउन ही नहीं रहा। यहाँ भी कनेक्ट करोगे तब भी VP -80 है, यहाँ VP -90 है, अरे ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है, करंट ऐसे ही चलेगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वन साइडेड, इधर ही इधर ही इधर ही, उधर जा ही नहीं रहा, 0 पे तो जा ही नहीं रहा, उधर भी नहीं जा रहा,
वन साइडेड डिफ्लेक्शन, वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाने से मतलब नल पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ कनेक्ट किया तब भी इधर ही डिफ्लेक्शन, यहाँ किया इधर ही डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर यहाँ किया ऐसे ही दिखा रहा है, यहाँ किया ऐसे ही दिखा रहा है, यहाँ किया ऐसे ही दिखा रहा है, यहाँ किया वैसे ही दिखा रहा है, तो गलत है। पोटेंशियोमीटर में रीडिंग लेने से पहले, प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखना, सबसे पहले काम किया जाता है अरेंजमेंट के बाद कि जॉकी को यहाँ टच कराया जाता है और देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग किधर आया, किधर गया, इधर गया। फिर यहाँ टच कराते हैं तो देखना चाहिए कि इधर जाए, तभी नल पॉइंट मिलने का गारंटी है। मतलब जब यहाँ कनेक्ट किए तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, यहाँ तो लो हुआ है कुछ पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल हो गया तो करंट ऐसे जा रहा है तो एक साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो यहाँ जाने पे इससे ये 12 है तो ये यहाँ Vp माइनस 80 हो जाए, ये लोअर हो जाए या हायर हो जाए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इधर दिखा दिया। तब इसका मतलब है यहाँ पे कम है, इससे कम है पोटेंशियल, यहाँ ज़्यादा है पोटेंशियल, या यहाँ ज़्यादा है तो वहाँ कम है, तो बीच में नल पॉइंट का स्कोप बनता है। एक बार इधर दिखाया डिफ्लेक्शन एक टच कराने से, दूसरी बार उधर दिखा दिया डिफ्लेक्शन, तो समझ जाएंगे बीच में नल पॉइंट मिलेगा और हमारा कनेक्शन करेक्ट है, तो फिर नल पॉइंट ढूंढने चलेंगे। और जैसे ही कनेक्शन के बाद तुमने यहाँ टच कराया इधर ही डिफ्लेक्शन दिखाया, यहाँ टच कराया इधर ही डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब समझ लेना कि तुम्हें नल पॉइंट नहीं मिलने वाला। वन साइडेड डिफ्लेक्शन हर पॉइंट के लिए तभी होता है जब इधर के पोटेंशियल से ये हमेशा हायर रहे या हमेशा लोअर ही रहे, चाहे यहाँ यहाँ हमेशा लोअर ही है तो हमेशा एक डायरेक्शन में चलेगा वन साइडेड डिफ्लेक्शन, या हमेशा हायर ही रहे तो हमेशा एक साइड में डिफ्लेक्शन चलेगा वन साइडेड डिफ्लेक्शन। नहीं मिलेगा नल पॉइंट, कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले काम होता है यहाँ टच कराना, यहाँ टच कराना। एक बार में इधर तो दूसरी बार में उधर मिलना चाहिए, तो गारंटी हो गया कि हाँ भाई सही कनेक्शन है। अब बीच में ढूंढो कहाँ है नल पॉइंट, क्योंकि इधर टच कराया है तो इधर बिल्कुल दे दिया एक्सट्रीम पे, इधर कराया तो इधर दे दिया एक्सट्रीम पे। इसका मतलब थोड़ा इधर करोगे तो थोड़ा ऐसे आएगा, थोड़ा ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा, और थोड़ा इधर कर दिया तो ऐसे आ गया, थोड़ा इधर किया तो और ऐसे आ गया। तो इसका मतलब थोड़ा इधर करेंगे तो ऐसे आएगा, और थोड़ा इधर करेंगे तो बीच में 0 पे आएगा, तो मिल जाएगा। लेकिन अगर वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो तो काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में वन साइडेड डिफ्लेक्शन ही आने वाला है, क्योंकि ये Vp माइनस 90 कर दिया, इतना लो कर दिया कि इतना लोअर आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह हायर ही है। Vp माइनस 10 रहे, Vp माइनस 40 रहे, Vp माइनस 80 रहे, वो हमेशा इससे हायर है। वन साइडेड डिफ्लेक्शन, वन साइडेड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में वन साइडेड, गैल्वेनोमीटर में हमेशा ऐसे होता है 0 1 2, इधर 1 2 3, इधर 3, ऐसे रहता है इंडिकेटर ऐसे। जब एक साइड में इधर से करंट आएगा तो इधर डिफ्लेक्शन अगर दिखा रहा है, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। तो जब इधर से आएगा करंट, ऐसे आकर के चला गया करंट, या ऐसे आएगा तो इधर दिखाएगा डिफ्लेक्शन ऐसे, और कोई करंट नहीं आएगा तो ये बीच में 0 दिखाता रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई भाई कि अगर 90 वोल्ट हो गया बैलेंस करना तो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है 80 वोल्ट का, तब क्या करेंगे? तब रियोस्टैट याद आएगा। अच्छा, वन साइडेड डिफ्लेक्शन है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम इतना ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो ईएमएफ, जो कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर ये 90 वोल्ट है, यहाँ 90 वोल्ट या उससे ज़्यादा ड्रॉप हुआ होता तो तुम्हें मिल जाता नल पॉइंट। मान लो ये 100 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ होता, ये 90 ही है, तो ये तो Vp माइनस 100 होता, और ये Vp माइनस 90, तो थोड़ा इधर आते तो Vp माइनस 95 होता, यहाँ Vp माइनस 91 होता, यहाँ आते तो Vp माइनस 90 हो जाता, मिल जाता नल पॉइंट। फिर इसने के क्रॉस 90 वोल्ट हमें मिल जाता। तो इसलिए नल पॉइंट चाहिए, तो ये जो EMF टू बी बैलेंस्ड है वो VPQ से कम वैल्यू का होना चाहिए, तभी होगा। टू ऑब्टेन नल पॉइंट, EMF टू बी मेजर्ड मस्ट बी लेस देन VPQ होना चाहिए। ये कंडीशन है भाई, इसके बिना नल पॉइंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं।
80 वोल्ट का ड्रॉप है तो 2 वोल्ट बैलेंस कर सकते हो, 10 वोल्ट कर सकते हो, 40 वोल्ट कर सकते हो, 60 वोल्ट कर सकते हो, क्योंकि 60 वोल्ट अगर ड्रॉप होगा तो यहाँ 60 तक मिल जाएगा, VP माइनस 60, VP 70 का भी हो VP माइनस 70 मिल जाएगा। 80 वोल्ट का भी होगा, ये 80 है तो VP माइनस 80 मिल जाएगा, तो लास्ट में जाकर बैलेंस होगा। चलो भाई VP माइनस 80 ये भी, VP माइनस 80 ये भी, चलो बैलेंस हो गया, पूरे लेंथ के अक्रॉस 80 वोल्ट है, मिल जाएगा। तो ऐसा हो गया भाई, अगर 90 वोल्ट हमने किया तो ऐसे कंडीशन में हमारा रियोस्टेट काम आ सकता है। क्या करेंगे, तो रियोस्टेट का वैल्यू कम कर देंगे, कम करेंगे रियोस्टेट में वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू कम करेंगे, तो ये 20 वोल्ट के बदले में ये 5 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए या 2 वोल्ट हो जाए, तो इसका रियोस्टेट का वैल्यू डिक्रीज कराओ। रियोस्टेट का वैल्यू को डिक्रीज कराएंगे तो मान लो कि V रियोस्टेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मान लो अगर 3 वोल्ट हो जाता है तो इसका मतलब PQ के अक्रॉस 97 वोल्ट हो गया भाई, 97 वोल्ट हो गया। अगर 3 वोल्ट हमारा रियोस्टेट के थ्रू है तो अब 97 हो गया, तो जब 97 यहाँ का रीडिंग दिखाने लग जाए तो अब तुम 90 वोल्ट वाला बैलेंस कर सकते हो। नाउ EMF इज इक्वल टू 90 वोल्ट कैन बी बैलेंस्ड, अब बैलेंस्ड हो जाएगा। बोलो ठीक है। इस तरह से रियोस्टेट तुम्हारा हेल्प किया और ये काम बन गया। कुछ समझ में आया भाई? जितना VPQ है उससे ज़्यादा EMF बैलेंस करने का कोशिश करोगे तो नहीं होगा। उस कंडीशन में रियोस्टेट से तुम ये काम करा सकते हो कि भाई तू अपने क्रॉस कम रख ले, यहाँ ज़्यादा दे दो, क्योंकि 100 वोल्ट है तो 100 तक ले सकते हैं। अगर रियोस्टेट को 0 कर दोगे तो पूरा 100 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने मान लो 3 वोल्ट पे इसको समझा लिया, कम कर दिया इसका वैल्यू, तो I तो सेम चलेगा पूरे में, तो यहाँ IR कम हो गया, रेसिस्टेंस ही कम कर लिया, यहाँ कम हो गया, तो बाकी 97 यहाँ है, तो अब 97 तक तुम बैलेंस कर सकते हो। तुम्हारा तो 90 ही है, बैलेंस हो जाएगा यहीं पे। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई वैसा भी कंडीशन आएगा, वो अभी सीक्वेंस में है, धीरे धीरे सब बताएंगे। पहले इतना समझ में आया कि जब भी VPQ वोल्ट मीटर रीडिंग से ज़्यादा EMF होगा नहीं मेजर कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें इस पोटेंशियल डिफरेंस को इससे ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और इससे ज़्यादा करने के लिए इसका हेल्प, इसी से तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि तू भाई अपना वैल्यू कम कर दे, हमें यहाँ ज़्यादा चाहिए। तो ये बोलेगा मैं तो वैल्यू कम कर लूँगा, अपना कहो तो मैं 0 भी कर लूँगा, तो तुम्हें ये वाला पूरा का पूरा मिल जाएगा 100, तब तेरा काम चल जाएगा तो ठीक है। लेकिन तू बोलेगा कि 150 वोल्ट का मैं बैलेंस करूँगा, तो मैं अपना वैल्यू 0 भी कर लूँगा तब भी तेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं 0 भी कर लूँगा तो तुम्हें 100 वोल्ट मिलेगा। तुम 150 बैलेंस करना चाह रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में एक और सीरीज में 100 वोल्ट लगाओ ताकि ये 200 हो जाए, तब यहाँ 160 भी मिलेगा, तो तुम्हारा 150 वाला बैलेंस हो जाएगा भुवनेश। तो इसकी ज़रूरत बढ़ाने की तब होगी जब इससे भी ज़्यादा EMF बैलेंस करना हो। इससे कम करना हो तो इसका रिक्वेस्ट करके काम चला सकते हैं। ये कुछ रखा है, 80 वोल्ट दिया है तो 80 तक बैलेंस कर पाओगे। अगर 90 करना है तो इसको समझाओ, 90 से ज़्यादा ले आओ, काम हो जाएगा। लेकिन तुम इससे भी ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हो, ड्राइविंग सेल से भी ज़्यादा EMF टू बी बैलेंस, तो उस कंडीशन में ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तो ये तुमने सीरीज में लगाया इसके सपोर्ट में, तो 200 वोल्ट हो गया। अब ये अगर 200 में से 100 अपने अक्रॉस ले ले तो 100 मिलेगा, तो फिर 150 भी नहीं कर पाओगे। फिर इसको रिक्वेस्ट करना कि देख भाई 200 में से तू ले लिया है 100, मेरे पास 100 ही है, मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये 140 वोल्ट का है। तो ये मानेगा अच्छा ठीक है, मेरा वैल्यू कम करोगे वैल्यू, तो ये हो सकता है 20 वोल्ट पे एडजस्ट कर ले, तो 20 होगा तो 180 यहाँ आएगा, 180 आएगा तो 140 वाला तुम्हारा बैलेंस यहाँ कहीं हो जाएगा। तो बात समझ में आया? अगर ड्राइविंग सेल से भी ज़्यादा बड़ा EMF तुम्हें बैलेंस करना हो तो ड्राइविंग सेल का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा।
यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। तरुण बोलो। तान्या? भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? यस सर। भाई कुछ लोग आराम आराम से बाद में आते हैं। तरुण तुम लोगों का आवाज़ नहीं निकलता भाई। तरुण, तान्या, तनिष्का, पूछता हूँ तो इतना टाइम मत लगाया कर भाई, जल्दी बोला कर। ऐसा तो नहीं है कि चबाता रहता है क्लास के टाइम में बिस्किट आइसक्रीम। तो चलो भाई ये क्लियर हुआ। तो ये समझ में आ गया भाई कि अब हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ EMF टू बी बैलेंस इज मोर देन ड्राइविंग सेल, देन वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। और हमारा बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। मतलब EMF को तुम बैलेंस ही नहीं कर पाए पोटेंशियोमीटर वायर पे, EMF को बैलेंस ही नहीं कर पाए यहाँ पे, तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे भाई? उस कंडीशन में क्या उपाय है? इंक्रीज E डैश इफेक्टिव बाई कनेक्टिंग more cell in support to driving cell, तब तुम्हारा कुछ बात बनेगा। तो चलो भाई रियोस्टैट का कुछ तो रोल समझ में आया तुम्हें। रियोस्टैट का कुछ रोल समझ में आया। नंबर 1 बात, रियोस्टैट का एक रोल समझ में आया भाई कि जितना ड्राइविंग सेल है उसमें से तुम्हें कितना चाहिए वो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर सकता है। आप सोचेंगे रियोस्टैट हटा दो, नेक्स्ट डाउट, आप सोचेंगे रियोस्टैट हटा दो, जो है 10 या 200 100 है या 200 वो पूरा का पूरा यहाँ मिलेगा। क्या ज़रूरत है? जब हमारा 200 मिलेगा ही तो हम लोग 150 भी बैलेंस करेंगे, 180 भी बैलेंस करेंगे, 2 वोल्ट भी बैलेंस करेंगे, 3 वोल्ट भी बैलेंस करेंगे। हटा दो भाई। तो भाई हटाना भी सोल्यूशन नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? अभी तक तो जो पढ़ा हमने उस हिसाब से सही है। नहीं भाई सही नहीं है। देखो कैसे, देखो भाई कैसे। अगर मान लो नोविता आया, उसने बोला भाई कि हमें दे दो एक सेल 0.6 वोल्ट का, ये दे दो भाई। तो शॉपकीपर ने पैसे ले लिया, हंसते हुए दे दिया भाई। डाउट हो गया नोविता को, 0.6 दिया है या 0.5 दे के काम चला रहा है या 0.7 दे दिया, क्योंकि 0.6 स्टॉक में नहीं था, 0.7 वाला था, उसने वही चिपका दिया। क्या किया उसके लिए नोविता? फिर लग गया चेक करने में। क्या करेगा भाई? ड्राइविंग सेल लगाएगा, रियोस्टैट लगाएगा और ऐसे पोटेंशियोमीटर पाएगा। इस तरह से ये कनेक्ट कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसने क्या किया कि भाई ये हायर पोटेंशियल था, हायर पोटेंशियल साइड 0.6 वोल्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और इसने इस EMF को मेज़र करने के लिए काम पे लगा दिया, जो कि इसे नल पॉइंट ढूंढने में लग गया। और ये है मान लो 200 वोल्ट। बहुत बढ़िया भाई, मान लो 200 वोल्ट ड्राइविंग सेल का वैल्यू हो गया। चलो भाई इसने भी मान लो कुछ ले लिया, मान लो 30 वोल्ट 40 वोल्ट जो भी ले लिया। 30 वोल्ट अगर ले लिया तो ये वाला वोल्ट मीटर इसका मतलब कितना रीडिंग दे रहा होगा? कितना रीडिंग है भाई वोल्ट मीटर का? यानी VPQ कितना हो गया? 170 वोल्ट होगा ना भाई? बोलो। चलो इसको मैं 40 वोल्ट कर देता हूं। अगर ये 40 वोल्ट अपना ले लिया तो ये कितना रह जाएगा? बोलो। 160 वोल्ट रह गया। चलो भाई, तो ये 160 वोल्ट रह गया। अब मैं बैलेंस करना चाह रहा हूं, नोविता बैलेंस करना चाह रहा है 0.6 वोल्ट। तो देखो उसका क्या हाल होगा। उसने बोला भाई चलो इसको 0.6 को बैलेंस किया जाए, तो पूरे में 160 का ड्रॉप है।
तो इसका मतलब इसके हाफ लेंथ में कितने का ड्रॉप है? 80 वोल्ट का। इतना 80 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब समझो कि 160 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 80 वोल्ट है, ये 160 वोल्ट है। तो यहाँ तक ये 80 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, वो यहाँ तक में 40 का ड्रॉप हुआ, बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 0.6 वोल्ट का ड्रॉप है। तो ये 0.6 का जो वोल्ट का ड्रॉप है वो 0.6 यहाँ मिलेगा तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि ये तो है भाई Vp माइनस 0.6, ये तो कितने पोटेंशियल पे आ गया? Vp माइनस 0.6 वोल्ट पे आ गया। ये कंबाइंड रेसिस्टेंस समझो, इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस मिला करके। तो ये Vp माइनस 0.6, यहाँ Vp माइनस 0.6 चाहिए, ये Vp माइनस 80 है, ये Vp माइनस 160 है, मतलब 0 वोल्ट पे आ गया। तो ये यहाँ पे 40 है, ये यहाँ पे ड्रॉप है 20 का, तो 20 रहता तब ना यहाँ पे नल पॉइंट मिलता। अब यहाँ पे है 10 का, तो भाई 10 वोल्ट का होता तो यहाँ मिलता 10 का, ठीक है भाई। अब इसके बीच में 10 और इसके बीच में 5 का, 5 और इसके बीच में है भाई यहाँ पे 2 वोल्ट का, ये दोनों के बीच में 2 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट है, इसी के बीच में 0.6 भी है, 0.7 भी है, 0.5 भी है। क्या मिल पाएगा नल पॉइंट? क्या तुम ढूंढ पाओगे इतने में नल पॉइंट? नहीं मिलेगा। अगर गलती से कनेक्ट भी हो गया तो रीडिंग लेने जाओगे तब तक ये हिल जाएगा, यहाँ पे फिर से रीडिंग आ जाएगा, करंट आ जाएगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा भाई, नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा, नल पॉइंट ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। है नल पॉइंट बट वो मिल नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हाई है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होने का मतलब यहाँ 50 सेंटीमीटर में 80 वोल्ट है, मतलब मान लो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अरे भाई तो इसके 1 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है, 1 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है, तो इसमें छोटा सा आएगा, उसी में आएगा 1 वोल्ट, उसी में आएगा, और तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है तो पकड़ नहीं पाएंगे पॉइंट को। अब अगर मैं ये करूं कि इस रियोस्टैट को रिक्वेस्ट करूं, बोलूं कि भाई तू अपना वैल्यू 180 कर ले, बढ़ा दिया 180, तो अब तो ये 20 है, अब तो पूरे में 20 का ड्रॉप है, यहाँ पे 10 का ड्रॉप है और यहाँ पे 5 का ड्रॉप है, यहाँ 2 का ड्रॉप है। चलो कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी, चलो थोड़ा बढ़ गया। अब इसको और रिक्वेस्ट करो, ए भैया रियोस्टैट वाले भैया आप अपना 199 कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। कर लेते हैं भाई, 199 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगा दो 199, तो 1 वोल्ट है इसमें, यहाँ पर में 0.5 है, यहाँ पे 0.6 है बैलेंस होगा, यहाँ पे 0.7 बैलेंस होगा, यहाँ 0.8 बैलेंस होगा, यहाँ 0.9 बैलेंस होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट बैलेंस होगा। अगर तुम्हें और एक्यूरेसी चाहिए तो 199.2 कर लो, तो यहाँ पे 0.8 रहेगा। अब 0.8 रहेगा तो यहाँ 0.4 रहेगा, यहाँ पे 0.8 रहेगा, यहाँ पे 0.4 का ड्रॉप है, यहाँ 0.5 का ड्रॉप है, यहाँ 0.6 का ड्रॉप है, यहाँ 0.7 का ड्रॉप है। तो बड़े आराम से 0.6 है कि 0.5 है या 0.51 है या 0.52 है या 0.53 है, सब मिल जाएगा। एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, सेंस करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा कि 0.6 है कि 0.7 है कि 0.61 है, 0.61 और 0.62 भी ये बता देगा कि 0.52 है, ये भी बता देगा। ये इतना सेंसिटिव हो चुका। सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? सेंसिटिव इंसान होता है और थोड़ा सा विंटर, थोड़ा सा ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर डाउन हुआ, जुकाम हो गया, तो भाई वो वेदर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा डस्ट लगा तो पता नहीं क्या क्या होने लग गया, सर दर्द हो गया, धूप में थोड़ा सा लगा सर दर्द हो गया भाई। तो इस तरह से जो सेंसिटिव होते हैं वो थोड़ा सा किसी ने चिल्ला के बोल दिया, अरे भाई इसका बीपी हाई हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम में जो सेंसिटिव होते हैं वो उतने ही में सेंस कर लेते हैं, बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो वैसे ही पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी मतलब पोटेंशियोमीटर जिस काम के लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस उसको भी सेंस कर लेना।
0.61 है तो 0.61 है कि 0.62 है, इसको भी सेंस कर लेना कि हाँ भाई तू ज़्यादा है या कम है, वो भी पता लग जाए। तो ये सेंसिटिविटी, सेंस करने का टेंडेंसी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टेंडेंसी, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जहाँ 0.61, 0.62 का हिसाब करना हो वहाँ ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए। जब ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मीन्स इतने से लेंथ में अगर 10 वोल्ट हो तो मैं कैसे 0.21 का हिसाब करूँगा, इतने ही में 10 वोल्ट है तो। लेकिन इतने में अगर 0.1 वोल्ट हो तो, या 0.01 वोल्ट हो इतने में, 0.01 इतने में 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, तो इस तरह से 0.21 भी ला सकते हैं, 0.22 भी ला सकते हैं। तो कम वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कम सेंसिटिव। सो जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना पॉइंट का हिसाब करना इजी होगा। अभी देखो पूरे में 0.8 वोल्ट था डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, मीन्स क्या हो गया 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बहुत कम अगर हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स 1 सेंटीमीटर पे 0.01 वोल्ट हो तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं पॉइंट का हिसाब। सो एक बात समझ में आया, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हायर विल बी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बोलो ये समझ में आया? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? भुवनेश बोलो। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यूनिट लेंथ में उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली और सेंसिटिव हो जाएगा। अब इतने में 200 हो, इतने में 200 वोल्ट हो, छोटा सा 1 सेंटीमीटर में 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो कहाँ से तुम इसमें पॉइंट का हिसाब रख पाओगे? 100 और 50 इसी में नहीं पता लग पाएगा, कर नहीं पाओगे। इसलिए बड़ा लेंथ रखेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव। देखो भाई एक चीज़ पता लगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप भी चाहें तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख दो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है भाई, तो स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर विल बी sensitivity of a potentiometer। ठीक है भाई, ये बात तो आपको समझ में आ गया। सेंसिटिविटी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है VPQ डिवाइडेड बाई L, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, तो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी क्या करें? पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करें? बोलो। और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करो, डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो, ये तो करना होगा। बताओ भाई। अरे बोलता नहीं है फिर, बोलो भाई जल्दी बोलो। ये सर करना होगा, करना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है VPQ डिवाइडेड बाई L। ठीक है, डिक्रीज करना होगा। तो इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करें? दो मेथड। टू इंक्रीज
sensitivity of the potentiometer to improve और increase बोले या improve बोले एक ही बात है यहाँ पे। to improve और increase sensitivity of potentiometer, decrease the potential gradient, जो कि दो मेथड से पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करो भाई। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस VPQ को कम कर दो। न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो चलो भाई न्यूमरेटर जो VPQ है वो VPQ को डिक्रीज कर दो। कैसे डिक्रीज करेंगे VPQ? पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दो। कैसे? यूजिंग रियोस्टैट। कैसे? तो रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ा दो। रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ाओगे, देखो डायग्राम में, रियोस्टैट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अपने आप, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि छोटे छोटे वोल्टेज को अगर मेजर करना हो तो हमारा सेंसिटिव ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप कराओ ताकि यहाँ पे हमारा कम हो और हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ, सेंस कर पाएँ। तो उसको कैसे करेंगे भाई? तो इंक्रीज कर दो रियोस्टैट का वैल्यू, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट मेथड है भाई, डिक्रीज करना है VPQ, यानी कि यूजिंग रियोस्टैट। इंक्रीज कर दो रियोस्टैट का वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रियोस्टैट इंक्रीज हो जाएगा और इससे हमारा VPQ डिक्रीज हो जाएगा। और VPQ ही हमारा है रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बोलो भाई ठीक है। फर्स्ट मेथड ये, न्यूमरेटर को डिक्रीज करो। दूसरा, हमें डिक्रीज कराने हैं तो न्यूमरेटर को डिक्रीज करो या डिनोमिनेटर को इंक्रीज करो। इंक्रीज टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर जो कैपिटल L है, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट और उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो वही काम करेंगे, ऐसा लाएंगे वुडन और इसमें यहाँ लगाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे दोहराएंगे और ये बन गया तुम्हारा VPQ। कुछ समझ में आया बात? यस सर। तो इसलिए हम लोग बड़ा लेंथ रखते हैं ताकि हमें आराम से मेजर करना और सेंस करना इजी रहे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम हो, सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे भाई। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। चलो ये बात समझ गए, हटाएं इसको। क्लियर है भाई? भुवनेश बोलो जल्दी। यस सर। चलो भाई, जब क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या डाउट था भाई? तो और था, देखो हम लोगों ने देखा ड्राइविंग सेल का इम्पोर्टेंस और रियोस्टैट का इम्पोर्टेंस देखा। वोल्टमीटर बताता रहेगा कि कब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताता रहेगा और इस तरह से तुम EMF को मेज़र कर पाओगे। लेकिन EMF को मेज़र करने में कंडीशन क्या है भाई? तो जो इसको बैलेंस करना चाहते हो उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होना चाहिए और जो यहाँ पे L लेंथ पे आएगा वही EMF बन जाएगा, वही EMF बन जाएगा। और उसको हम लोगों ने निकाल लिया भाई, क्या? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट VPQ मल्टीप्लाइड बाई द बैलेंसिंग लेंथ। इससे काम चल गया। तो रियोस्टैट का रोल पता लग गया भाई। रियोस्टैट का रोल कभी कम करने में कभी ज़्यादा करने में काम आता है। ठीक है, कभी कभी इसको भी बढ़ाना पड़ जाएगा। कब इसको बढ़ाना पड़ जाएगा भाई? जब EMF टू बी मेजर्ड मोर देन ड्राइविंग सेल वैल्यू हो जाए, इसको बैलेंस करना इससे ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जरा हम लोग आंसर देखें कि अगर कनेक्शन उल्टा कर दें तो क्या होगा। कनेक्शन उल्टा कर दें तो क्या होगा?
तो कनेक्शन उल्टा कर दोगे तो जिस काम के लिए तुम ये कनेक्शन किए हो वो काम तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मतलब पोटेंशियोमीटर बेकार हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि पोटेंशियोमीटर से क्या करना चाहते हो? अरे भाई कुछ तो बैलेंस करना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, ईएमएफ बैलेंस करना, वो नहीं होगा तुम्हारा। अगर उल्टा कनेक्शन कर दिया, हायर साइड को अगर हायर पोटेंशियल से नहीं कनेक्ट किया तो बेकार हो जाएगा। कैसे? वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा। कैसे? देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, देखो तुम खुद समझ जाओगे, लॉजिक से समझो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पे ऐसे उल्टा कनेक्शन कर दिया, मीन्स उधर है पॉजिटिव इधर है निगेटिव, ऐसा कर दिया। अब जब ऐसा कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि ये जो Vp है और यहाँ हो जाएगा Vp प्लस EMF। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Vp प्लस EMF। अब यहाँ तो करंट ऐसे चल रहा है भाई, तो ये तो Vp माइनस समथिंग, Vp माइनस 10 वोल्ट, Vp माइनस 20 वोल्ट, Vp माइनस 30 वोल्ट, Vp माइनस 40 वोल्ट। Vp से कम ही वाले पे तो जॉकी टच होगा। यहाँ Vp प्लस है, यानी कि Vp से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगर ये मान लो 100 वोल्ट है और यहाँ पे ये वाला 20 वोल्ट का है, तो ये तो 120 पे पहुँच गया। और यहाँ पे क्या है, 10 से यहाँ 80 होगा, तो 80 से यहाँ 60 होगा, 60 से 50 होगा, तो 50 से 20 होगा, ऐसे होता रहेगा। तो एक साइड इतना हायर पोटेंशियल है इस रेसिस्टेंस के, एक साइड इतना हायर पोटेंशियल है कि इधर हमेशा लोअर ही रहेगा, क्योंकि Vp 100 वोल्ट से कम ही हो रहा है और यहाँ 100 से ज़्यादा करके बैठे हो। तो तुम्हें कहाँ से Vp प्लस 20 कहाँ से मिलेगा? 120 मिलेगा ही नहीं। ये हमेशा हायर रहेगा, हमेशा करंट इस डायरेक्शन में इसमें चलता रहेगा। नल पॉइंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, क्योंकि ये कम ही रहेगा इधर वाले से, क्योंकि यहाँ ये बढ़ा चुका है। रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन करने से इतना हायर हो गया कि ये लोअर ही रह जाएगा, कहीं भी कनेक्ट करो तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वन साइडेड डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसको कैसे बैलेंस कर पाओगे? Conceptual point. Two reason of one-sided deflection in the galvanometer. ये तो भाई प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे? ये तो समझ में आया, रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन हुआ तो इसका मतलब वन साइडेड डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पोटेंशियल को हाई कर दिया, ये हमेशा लो ही हो रहा है। ये बात समझ में आया है? तरुण बोलो, बोलो भाई तरुण, समझ में आया इतना? क्या भाई? भुवनेश, तरुण, तान्या, बोलो भाई बोलो। क्या हो गया अब? यस सर। इतना देर के बाद बोलोगे? इतना देर के बाद? चिराग क्लियर है यहाँ तक? अबे जल्दी जल्दी तू ही बोल दिया कर भाई, बाकी तो बहुत टाइम लैग इनका रहता है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है भाई, ये समझ में। तो दो रीजन वन साइडेड डिफ्लेक्शन का, दो रीजन। नंबर 1 रीजन बता चुका हूं मैं कि जब ईएमएफ जो मेजर करते थे इसका वैल्यू जब VPQ से ज़्यादा हो, मतलब 80 वोल्ट है और तुम 100 वोल्ट बैलेंस करने चले हो, 80 वोल्ट है पहले वाला केस, 80 वोल्ट है और तुम 100 वोल्ट, यानी कि ये Vp माइनस 100 कर दिया, यहाँ पे Vp माइनस 100 हो गया, ये Vp माइनस 100 मिलेगा ही नहीं। तो एक रीज़न क्या है वन साइडेड डिफ्लेक्शन का भाई, कि EMF टू बी मेजर्ड इज मोर देन VPQ। EMF टू बी मेजर्ड इज मोर देन VPQ। VPQ मीन्स रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। लिख लोगे भाई, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर से ज़्यादा हो जाए तो बैलेंसिंग नहीं होगा, वन साइडेड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? उपाय क्या है भाई?
अवॉइड करने के लिए ऐसा कंडीशन वाइवा में पूछ दिया जाता है, भाई वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, बता भाई क्या रीज़न हो सकता है। तो तुम बोलो फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि हमने ईएमएफ जो मेजर कर रहे हैं उससे कम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस है, जो कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर है। तो टीचर पूछेंगे तो क्या करोगे अब, बोलो। तो ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे रियोस्टैट से कि भाई अपना वैल्यू बढ़ा ले, ये नहीं हो पा रहा। तो क्या करेंगे, एडजस्ट रियोस्टैट अप टू सर्टेन लिमिट ही होगा ये। अब मान लो तुम 90 वोल्ट का बैलेंस कर रहे हो, 80 वोल्ट है तो चलो वो एडजस्ट कर लेगा, तो अप टू सर्टेन लिमिट ही ये काम करेगा। ठीक है, ये काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, देन ये भी नहीं हुआ तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का वैल्यू अगर काम नहीं हुआ, इफ नॉट देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ ड्राइविंग सेल। क्लियर है ये बात। दूसरा रीजन यही है कि तुमने रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन कर दिया। रॉन्ग पोलैरिटी कर दिया तो इधर तो इतना वैल्यू बढ़ा दिया तुमने कि उधर तो कम ही होता रहेगा, कभी इसको कंपीट नहीं कर पाएगा ये। तो इसलिए रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन। चलो भाई, रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन, इसलिए कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन ऑफ किसका रॉन्ग में कनेक्शन हो गया भाई, किसका रॉन्ग पोलैरिटी का कनेक्शन हो गया, दोनों में से किसी का। सुन लो ध्यान से, इसको ऐसे कर दिया तो भी नहीं मिलेगा बैलेंस पॉइंट, या फिर इसको चलो ठीक रखा, ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा और इसको उल्टा कर दें तो भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ऐसे हो जाएगा तो इधर से करंट चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये क्या किया, इसने वोल्टेज को डाउन कर दिया, Vp -10 कर दिया मान लो। और यहाँ पे जब इधर चलोगे बैलेंस करने के लिए तो करंट तो ऐसे चल रहा है भाई, तो इधर हायर पोटेंशियल है, तो इधर Vp +10, Vp +20, Vp +30, Vp +40 ऐसे चलेगा। Vp से हायर इधर कर दिया, Vp से लोअर, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसका हायर पोटेंशियल साइड इसके हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए, इसका लोअर वाला इधर वाले पोटेंशियोमीटर वायर पे। मतलब दोनों का हायर एक साइड होना चाहिए, इसका हायर भी इधर तो इसका हायर भी इधर, तो दोनों का एक ही तरफ होना चाहिए हायर वाला साइड। रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन ऑफ इधर ड्राइविंग सेल और ईएमएफ टू बी मेजर्ड, मतलब ऐसे कनेक्शन हो, ध्यान देना, ऐसे कनेक्शन होगा भाई तो ये ठीक है, ये करेक्ट है। या तो फिर ऐसे कनेक्शन करोगे भाई, ऐसे कनेक्शन करते हो अगर, तो फिर इसको भी ऐसे रखने पड़ेंगे। तो ये भी ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक है। देखो इसमें करंट ऐसे चलेगा, इधर हायर है इधर लोअर है, इसमें भी क्या है, इधर हायर है इधर लोअर है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये काम कर जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये दोनों काम करेंगे, लेकिन तुमने ऐसे लिया ड्राइविंग सेल, रियोस्टैट लगाया, PQ है, और तुमने लगा दिया इसको ऐसे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल साइड है, इधर ये हायर पोटेंशियल है, इधर हायर वाले को लोअर से कनेक्ट कर दिया तो नहीं होगा। हायर पोटेंशियल मतलब करंट ऐसे चल रहा है और तुम इधर हायर कर दिए हो तो इधर तो लोअर ही होता जा रहा है पोटेंशियल, नहीं चलेगा काम। या फिर इसको ऐसे कर दिया और इसको हमने ऐसे रखा, इधर हायर पोटेंशियल लेकिन इधर लोअर, नहीं काम करेगा। समझ गए? हायर हायर एक साइड, हायर हायर एक साइड, चाहे तो फिर लोअर लोअर एक साइड, चाहे हायर हायर करो
चाहे लोअर लोअर करो तो काम होगा। इसमें भी कनेक्शन भी सही रहना चाहिए और ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो भी हमारा इस EMF से ज़्यादा होगा तभी नल पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक? पहलवानों बोलो। चिराग, अतुल, बस क्लियर है तो बस समझो पोटेंशियोमीटर का बैरियर पार हो गए तुम, इतना तक समझ लिए बैरियर पार है। अब देखो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये जब समझ गए, एक बार नहीं होगा तो फिर से रिकैप कर लेना उस वीडियो को देख करके। और सबको जीमेल में आजकल भेज रहा हूँ, जीमेल के थ्रू ही आपको वीडियो एक्सेस होंगे और ये दूसरे जीमेल अकाउंट से नहीं एक्सेस होंगे। चलो अब मैं बताता हूँ यूज नंबर, क्योंकि यूज 1 में ही मैंने सारा कुछ बता दिया तुम्हें क्लू पॉइंट्स। अब यूज 2 देखें, इसका लिखो भाई यूज 2 टू कंपेयर। अब ये सब 5-5, 10-10 मिनट का चीज़ है। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स का EMF हमें कंपेयर करने हैं। कैसे करेंगे भाई, ये भी प्रैक्टिकल आता है। तो ड्राइविंग सेल लगाओ, रियोस्टैट, रियोस्टैट का दूसरा सिंबल ऐसे भी है, ये है रियोस्टैट। कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड करोगे इस पे, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगा। अच्छा भाई ये है। अब देखो 2 सेल को कैसे कंपेयर करेंगे, तो 2 सेल जो कंपेयर करने हैं, ध्यान देना, पहला सेल ऐसे लगाया, ठीक है भाई। अब ध्यान देना दूसरा सेल भी हमने ऐसे साइड में लगा लिया, बहुत अच्छा। दूसरा सेल भी ऐसे लगा के तैयार हो गया, बहुत अच्छा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसको भाई इधर हायर पोटेंशियल साइड, देखो हायर पोटेंशियल साइड है, हायर पोटेंशियल साइड कनेक्ट होना है, करंट ऐसे इसमें चलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर भी ड्रॉप होगा, EMF ड्रॉप होगा इधर भी, इधर करंट से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बैलेंस पॉइंट मिलेगा। करना क्या है तुम्हें अब, तो अब ये करना है कि तुम इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाओ और इसको जॉकी बनाओ। दूसरा ये लूज वायर, फ्लेक्सिबल वायर, यहाँ पे क्या करना होगा तुम्हें, ऐसे लाओ, इसको ऐसे लाओ और ये है तुम्हारा 2 वे की, इसको बोलते हैं 2 वे की। ये जो बीच वाला है यहाँ से ये है कनेक्शन। अब क्या है कि एक की देखो यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये और ये वाला यहाँ है, ये बीच में गैप है, ज्वाइन नहीं हुआ, तो की आता है, की को डालोगे, यहाँ डालोगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ये S1 हो गया, समझो 1 नंबर पॉइंट, ऐसा बोल देते हैं इसको, ये 1 नंबर पॉइंट है, इधर 2 नंबर पॉइंट है, ये E1 सेल है, ये E2 सेल है। तो पहले की को 1 नंबर से कनेक्ट करो, मतलब ये की हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। जैसे ही की कनेक्ट हुआ तो अब ये वाला सर्किट बन गया, ये वाला या ऐसे ही है, बस E2 जो है वो सर्किट का पार्ट अब नहीं रहा, ये बेकार हो गया, समझो कि ये लटका हुआ है, कनेक्शन ही नहीं हुआ, समझो लटका हुआ है। यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मीन्स ये VP है, ये VP है, ये VP है, यहाँ तक VP से EMF ड्रॉप हुआ E1, तो VP माइनस E1 जहाँ होगा वहीं पे बैलेंस होगा। तो फर्स्ट रीडिंग तुम ले लो की को यहाँ रख करके, फर्स्ट रीडिंग लेंगे हम लोग, कंपेयर करना है कि E1 बड़ा है या छोटा है या इक्वल है E2 से, कंपेयर करना है, E1 और E2 में कंपैरिजन करने हैं। फर्स्ट रीडिंग लेंगे की एट पोजीशन 1, की एट पोजीशन 1 रखेंगे तो हमें E1 बैलेंस होगा, E1 बैलेंस होगा, मान लो वो L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया, तो E1 जो EMF आएगा वो होगा VPQ डिवाइडेड बाई L इंटू
L1, क्योंकि L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है, ये वाला वोल्ट मीटर बताता रहेगा क्या है VPQ। और भाई L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये L1 लेंथ यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग ले लिया हमने, E1 हमारा ये मिल गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट रीडिंग ले लिया यहाँ। अब सेकंड रीडिंग लेंगे। अरे भाई सेकंड रीडिंग कैसे लेंगे? अब तो सेकंड रीडिंग लेने के लिए क्या करना होगा? तो सेकंड रीडिंग लेने के लिए इस की को शिफ्ट कर दो 2 नंबर पोजीशन पे, तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो समझो कि ये यहाँ से हट गया और ये अब की हमारा कनेक्ट हो गया इससे, तो अब 2 आ गया। तो अब ऐसे कंडीशन में फिर से अब ये वाला समझो कि एयर में है और ये ऐसे, अब ये E2 है, VP माइनस E2 पे बैलेंस होगा। अब इसको फिर से बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो। अब यहाँ मान लो बैलेंस हुआ तो कोई बात नहीं है, उसका रीडिंग ले लेंगे, वो हो जाएगा L2 हो जाएगा। जहाँ भी इधर भी मिल सकता है बैलेंस, इधर भी हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। फिर अब E2 बैलेंस होगा VPQ डिवाइडेड बाई L इंटू L2 लेंथ पे बैलेंस हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट रीडिंग लिया इसके लिए E1 के लिए, सेकंड रीडिंग लिया E2 के लिए। फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बीच में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, कोई चेंज सर्किट में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग लिए हो तो उसके बाद तुरंत खाली एक ही चेंज करना है, की को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, फिर रीडिंग लिया। इन सब का कुछ चेंज नहीं करेंगे, न ड्राइविंग सेल्स को न रियोस्टैट को कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस खाली यहाँ पे की को इधर ऑन किया सेकंड नंबर पोजीशन पे और रीडिंग फिर से ले लिया। तो इससे क्या होगा? VPQ डिस्टर्ब नहीं होगा, VPQ वही का वही रहेगा, VPQ वही है, L वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 रीडिंग ले चुके, रेशियो ले लेंगे, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। E1 बाई E2 करेंगे, VPQ कैंसिल होगा, LL कैंसिल होगा, दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम ही थे और ये मिल गया। इट मीन्स EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। अगर L1 है 100 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ और ये वाला 120 पे, तो इसका मतलब E2 लार्ज था। और ये 100 पे E1 बैलेंस हुआ और E2 बैलेंस हुआ 50 पे, इसका मतलब E1 लार्ज था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर दोनों सेम लेंथ पे बैलेंस हो तो दोनों सेम वैल्यू का हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। इट मीन्स EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, E1 बाई E2, L1 बाई L2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो ग्रेटर इज द बैलेंसिंग लेंथ, ग्रेटर विल बी द EMF। तो बस 2 रीडिंग लिया, रेशियो निकाला। रेशियो अगर हमारा ग्रेटर देन आया तो E1 हमारा ग्रेटर देन 1 आया तो E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। If L1 upon L2 is greater than 1, then E1 upon E2 will be greater than 1. It means E1 will be greater than E2. तो जो ज़्यादा लेंथ पे बैलेंस्ड होगा वही हमारा ज़्यादा EMF वाला होगा। तो हमें चेक करना था भाई, एक 0.6 वोल्ट का था, एक 0.7 वोल्ट का, और दोनों का लिखा हुआ मिट गया है लैब में। अब चेक करना है कौन 0.7 का था, कौन 0.6 का था। तो हम लोग चाहें तो ऐसा अरेंजमेंट करके चेक कर सकते हैं कौन हायर वैल्यू का है, तो कंपेयर हो जाएगा, काम ख़त्म। ये भी आएगा 3 मार्क्स में। 1 मार्क्स डायग्राम बनाने का, 1 मार्क्स ये लिखने का। कंक्लूजन, greater is the balancing length, greater will be the EMF of a particular cell। बोलो भाई, क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं थर्ड वाला बता देता हूँ एक यूज़। फोर्थ वाला को अगली क्लास में कराऊंगा। थर्ड वाला यूज भी 5 मिनट का है। करना कुछ नहीं है, सब में क्या किया इसने, EMF मेजर किया फर्स्ट वाले में, अब ये सेकंड वाला मेजर हो गया और रेशियो ले लिया। अब ध्यान देना एक चीज़ इसमें और, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये 2 वे की जो लगाए हो, 2 वे की मतलब 2 जगह की लगाने का ऑप्शन है, इससे कनेक्ट करें या इससे। एक 1 वे की होता है, 1 वे की में बस यही होता है, इधर इधर लगाओगे तो स्विच ऑन हो गया, हटाओगे तो स्विच ऑफ हो गया। 2 वे की में ऐसे होता है भाई, बीच वाला कहीं और है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है। अब इसको इससे कनेक्ट करना हो तो यहाँ लगा दो, और इसको इससे कनेक्ट करना हो तो यहाँ लगा दो। तो 2 वे की उसको बोलते हैं, 2 वे की लगाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना भाई? भुवनेश, तान्या, बोलो।
यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं एक चेंज कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये 2A की इधर लगा दिया जाता है, तो इधर भी लगा सकते हैं मेरे भाई। ये मत सोचना सर तो उधर बताए नहीं थे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और देखो इधर क्या कर रहे हैं कि जैसे इधर किया था वो काम अब इधर कर रहे हैं कि ये भाई डायरेक्ट इससे कनेक्टेड रहो, इससे भी कनेक्टेड है दोनों से। ठीक है भाई, दोनों को सर्किट में लाने का कोशिश करेगा ये। हमने क्या किया, अब 2A की यहाँ पे लगा देंगे, अब 2A की यहाँ लगा देंगे, यहाँ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है भाई, और यहाँ बीच वाले से ले लेंगे गैल्वेनोमीटर को और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम सर्किट को E1 के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हो या E2 के थ्रू। अगर E1 के थ्रू चाहते हो फर्स्ट रीडिंग, तो ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है। इस वाले से कनेक्ट किया तो ये वाला आ जाएगा, E1 बैलेंस हो जाएगा L1 लेंथ पे। इधर कर देंगे तो E2 बैलेंस हो जाएगा L2 लेंथ पे। सो 2A की दोनों में से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। बीच वाले को कनेक्शन रखना है, दोनों तरफ कर दिया तो अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे। यहाँ बीच वाले से गैल्वेनोमीटर लगाया और इधर जिसमें मर्जी इससे कनेक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा सर्किट में आ जाएगा, L1 लेंथ पे बैलेंस होगा। इससे जब कर दिया, यहाँ से हटा के यहाँ कर दिए तो E2 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मैं अब इसको साइड करता हूँ और अब बताता हूँ तुम्हें थर्ड यूज। यही आज का लास्ट यूज है, 5 मिनट लगेंगे इसमें। यही आज का लास्ट यूज है, क्योंकि फोर्थ यूज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फोर्थ यूज में 15-20 मिनट्स लगेंगे। तो फोर्थ यूज हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे पोटेंशियोमीटर पे अगली क्लास में। तो ठीक है, यूज नंबर 3 याद होगा, लिखवाया था, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट। अरे कोई भी 2 पॉइंट दे दो वोल्ट मीटर की तरह। ये क्या है भाई? लाइक वोल्ट मीटर। और मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है, बताया था। वोल्ट मीटर देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्ट मीटर लगाओगे तो कुछ करंट लेके मेजर करता है। इसको तो कुछ करंट ही नहीं चाहिए, ना यहाँ करंट होगा ना यहाँ करंट होगा। जब बैलेंस पॉइंट मिलता है तभी तो काम करते हैं, तभी तो रीडिंग लेते हैं। तो ये करंट इसी में चलता रहता है, इधर कोई करंट होता ही नहीं है। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ मेजर करना है उसमें कोई करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं, यहाँ से कोई करंट लेता भी नहीं है। ये अपना चलता रहता है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो वो बैलेंस कर लेता है। तो अब देखो, मान लो कोई सर्किट है, चलो भाई एक 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 सर्किट है, भाई है कोई बात नहीं है, बहुत सारे सर्किट हैं, बहुत जगह सेल कैपेसिटर कुछ लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कोई बात नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहे। हमें चाहिए यहाँ M पॉइंट और यहाँ N पॉइंट। इस M और N के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और आपको ये पता रहे कि कौन हायर पोटेंशियल पे है। नहीं पता है तो चेक करना पड़ेगा एक बार में, नहीं आया, वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ रहा है तो फिर रिवर्स करके कनेक्शन करोगे। मीन्स M पॉइंट और N पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, VM माइनस VN कितना है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भाई, तो एक पोटेंशियोमीटर वाला अरेंजमेंट लाऊंगा। पोटेंशियोमीटर वाला अरेंजमेंट ऐसे लाऊंगा भाई, ठीक है भाई। ये रियोस्टेट होगा, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, PQ है, ठीक है भाई। और इधर से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर भी लगा लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें से जो हायर पॉइंट है उसको इस हायर पोटेंशियल वाले करंट ऐसे चल रहा है, कनेक्ट कर देंगे। और लोअर वाला जो है इसको गैल्वेनोमीटर में लगाएंगे और ऐसे जॉकी से लेकर के बैलेंस करेंगे। इसको कोई करंट नहीं चाहिए भाई, कोई करंट नहीं चाहिए। अगर करंट आ रहा है तो हम लोग लेंगे ही नहीं रीडिंग, इसका मतलब ये बैलेंस ही नहीं हुआ है। जब ये टच करा के देखेंगे, अच्छा अब बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया तो ले लो भाई रीडिंग।
सामने स्केल लगा हुआ है, देख लो, उस पर पढ़ लो, तो ये रीडिंग मिल गया हमें। मान लो एल का वैल्यू आ गया हमें 40 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ था मान लो 100 सेंटीमीटर, वी पी क्यू जो रीडिंग था वो समझो 80 वोल्ट था। चलो भाई ठीक है, अब बैलेंस हो गया 40 सेंटीमीटर पे, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अब हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी एम एन, तो वी एम एन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो ये है, क्योंकि देखो ये वी पी माइनस, अगर मान लो ये 10 वोल्ट है टोटल, तो 10 वोल्ट है तो भाई वी पी माइनस 10, तो जहाँ 10 वोल्ट ड्रॉप होगा वहीं मिल जाएगा हमें नल पॉइंट। तो वी एम एन इज इक्वल टू वी पी जे बोल सकते हैं, वी पी जे वही जो ई एम एफ है उसके बदले में वी एम एन हो गया। तो वी एम एन इज इक्वल टू वी पी जे का मतलब है वी पी क्यू बाई एल इंटू बैलेंसिंग लेंथ। अब वी पी क्यू था तुम्हारा 80, टोटल लेंथ था 100 सेंटीमीटर, बैलेंस हुआ है कितने पे भाई 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड हुआ है। तो ठीक है भाई 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड हुआ है, तो ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 32 वोल्ट। इट मीन्स वी एम माइनस वी एन इज 32 वोल्ट मिल जाएगा हमें। और अगर ये कम पोटेंशियल और यही ज़्यादा पोटेंशियल था तो तुम्हें वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा, तो फिर क्या करना, गैल्वेनोमीटर वाले को पकड़ के यहाँ डाल देना, इसको यहाँ डाल दो, तब देखना नल पॉइंट मिल जाएगा। ये अगर हायर ये लोअर है तो उल्टा कर पे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें नल पॉइंट बस मिल जाए तो तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस 32 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा था वो मिल जाएगा। 32 वोल्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था वो बिल्कुल मिल जाएगा। इसको कोई करंट नहीं चाहिए, पोटेंशियोमीटर को कोई करंट नहीं चाहिए, ओरिजिनल सर्किट जैसे चल रहा है चलते रहे, हमें कोई करंट नहीं चाहिए, रीडिंग मिल जाएगा और ये जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसके बदले में अगर तुम वोल्ट मीटर लगाते तो पहले तो ये कुछ करंट लेता, क्योंकि उसके साथ अपना रेसिस्टेंस आता है, कुछ करंट लेता, करंट लेगा तो ओरिजिनल को डिस्टर्ब करेगा, बिना करंट लिए रीडिंग नहीं देगा, बिना करंट लिए बिना डिस्टर्ब किए रीडिंग ही नहीं देगा। रीडिंग के लिए करंट चाहिए, और करंट दे दोगे इसमें तो इसी का तो कुछ पार्ट जाएगा उधर, तो यहाँ डिस्टर्ब होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, वो चेंज्ड वैल्यू ये मेजर करेगा। वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्शन के बाद का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, वोल्ट मीटर कभी कनेक्शन के पहले का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताता। कब का बताता है भाई, तो ये बाद का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इसलिए तुम्हें जब ये 32 वोल्ट था तो तुम्हें 32 वोल्ट मेजर करना था, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर तुम्हारा 31 कर दिया और उसको मेजर करके बता दिया। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, 32 वोल्ट चाहिए था, जो है वही चाहिए। तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर बिना कोई डिस्टरबेंस का, बिना कोई करंट ड्रॉ करे एग्जैक्टली बता दे कि 32 वोल्ट है। हेंस पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर। अच्छा भाई, तो आइडियल वोल्ट मीटर क्यों बोलते हैं? वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए टास्क दिया गया वो मेजर करके बता दे और डिस्टर्ब ना करे। तो वोल्ट मीटर को आइडियल होने के लिए इसको कोई करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए, इसीलिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा अपने ब्रांच में, बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस से बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, तो डिस्टर्बेंस कम करेगा। लेकिन रीडिंग के लिए कुछ ना कुछ करंट चाहिए तो कुछ तो चेंज करेगा भाई। अगर ये 32 है तो 31.9 बता सकता है, 32 पूरा का पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस होने से करंट तो कम लेगा। कितना कम, जीरो तो ले नहीं सकता, जीरो के लिए तो इनफाइनाइट करोगे, जीरो लेगा तो रीडिंग ही नहीं देगा। थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा, और थोड़ा डिस्टर्ब करके जो डिस्टर्ब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वही मेजर करके बताऊँगा। ये है वोल्ट मीटर का प्रिंसिपल, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर याद रखो, कोई वोल्ट मीटर बिना करंट ड्रॉ किए नहीं भी रीडिंग देता। अगर बिना करंट का ही रीडिंग देना होता तो फिर तो लैब में कहीं भी लगा दो रीडिंग दे दे। करंट चाहिए, तो इसको करंट चाहिए
और करंट लेगा तो डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब्ड वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू ही वोल्टमीटर का रीडिंग होता है। तो आइडियल वोल्टमीटर का काम क्या है? भगवान इंद्र से लेके आओ आइडियल वोल्टमीटर, हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूँगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा, तो ये तो आइडियल बात हो गई। ऐसा रियल में कोई वोल्टमीटर होता नहीं है। तो इसी आइडियल वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट इसने इम्प्लीमेंट किया, पोटेंशियोमीटर ने आइडियल वोल्टमीटर वाला काम करके दिखाया। विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सर्किट इट इज मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस इट इज नोन एज आइडियल वोल्टमीटर। बोलो भाई क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? जिस दो पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कनेक्ट करो, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, जिसको भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन कहीं कहीं रह गया हो, इस वीडियो को 2 बार देखो, लेकिन पक्का करो, ये लीड लेने वाला टॉपिक है। और आज मेजॉरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता दी पोटेंशियोमीटर का। अब एक यूज बच गया, 4th यूज, उसमें 20 मिनट्स टाइम लगते हैं, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। और कुछ मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज पे नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा।